आखिर में तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर गंभीर बीमारी के बाद जो है कोई आईसीयू में रिकवर कर रहा है पेशेंट, और अगर वो वेंटिलेटर है, वो वेंटिलेटर उसके ऊपर से धीरे धीरे नहीं हटाया गया बहुत दिनों तक, तो उस पेशेंट का क्या रिकवर करना फिर मुश्किल से मुश्किल तर नहीं होता जाएगा, या बढ़ना चाहिए कोई भी इस चीज़ को? चाहे वो रिजर्वेशंस की बात करें तो रिजर्वेशन का चाहे वो फ़ायदा उठा रहा है या रिजर्वेशन के नुकसान में है, चाहे वो अपर कास्ट होने का फ़ायदा उठा रहा है किसी भी तरीके से सोसाइटी में, और या उसके उसकी बिना पर नुकसान उठा रहा है, तो कोई भी ये आर्गू नहीं कर सकता एटलीस्ट कि साहब कास्ट सिस्टम ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमेशा जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। एक फ़ायदा ये होगा कि जो एक बहुत बड़ा जो है वो 70 सालों से जो है ये चला आ रहा है कि रिजर्वेशन बढ़ाओ, इसमें कम करो, इतना हो गया, इसमें नहीं रिजर्वेशन मिला, इसमें ये बेईमानी हो गई, इसमें हमारे इतने जॉब होने चाहिए थे, लिटिगेशन, रोहिणी कमीशन, उसमें जो है सब कैटेगराइजेशन 50% से बढ़ा के 70% करो, 70% से नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा का जो है वो एक पूरी हमारी जो है एक तरीके से पूरी पॉलिटी को और पूरे जो है डिस्कोर्स को एक हाईजैक जो कर रखा है इस इशू ने, ये इशू जो है वो तुरंत सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन वो सोल्यूशन का जो है वो एक ठंडा हो जाएगा जब ये अब एक क्लियर टाइम लाइन है, क्लियर। तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है पब्लिक सेक्टर का, और जो मैन्युफैक्चर्ड या रियल हेट है प्राइवेटाइजेशन के लिए, और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो हेट भरी हुई है अम्बेडकराइट्स ने और रिजर्व कैटेगरी के जो वोकल सेक्शंस हैं जो भर दी है वो हेट, वो जो है वो हेट ख़त्म इस सिस्टम से हो जाएगी, और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा जो है। नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राजतरंगड़ी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राजतरंगड़ी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन इस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है धार्मिक। धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था, जो कि हिंदू सोसाइटी और हमारे पूरे भारत देश को जो है अंडरमाइन कर रही है, अंदर से तोड़ रही है, और उसका परमानेंट सलूशन। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूँ। दोस्तों, सामान्यतः जिस्म देखकर आप बता सकते हो कि सामने वाला औरत है या मर्द। आप चेहरा देखकर बता सकते हो कि सामने वाला इंडियन है या चाइनीज़ है। आप रंग देखकर बता सकते हो कि सामने वाला यूरोपियन है या अफ्रीकन है। आप बातचीत सुनकर बता सकते हो कि सामने वाला अंग्रेज है कि अरब है या चाइनीज़ है। आप वेशभूषा या रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखकर बता सकते हो, और रिलीजियस मार्कर देख कर बता सकते हो कि वो हिंदू है या मुसलमान है। मगर क्या बिना खुद उस इंसान से पूछे हुए आप ये बता सकते हो कि वो कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है या बनिया है कि जाटव है कि यादव है, कुर्मी है, लिंगायत है, वो कालिग्गा है, मराठा है या कुनबी है? कहने का तात्पर्य यह है कि इंसानों ने की जो आइडेंटिटी और आइडेंटिटी की बिना पर जो डिस्क्रिमिनेशन के तमाम जो नेचुरल मार्कर्स और ऑब्वियस रीजंस हैं, सारे के सारे जो मैंने बताया कि धर्म पता करने के, लैंग्वेज पता करने के, उसके बेसिस पे नेशनलिटी पता करने के, लेकिन कास्ट या जाति का कोई नेचुरल या विजिबल मार्कर या रैशनल या लॉजिकल बेसिस है? तो पहला सवाल तो मेरा ये है। अगर आपसे पूछा जाए तो दूसरा सवाल मेरा यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि पास्ट में जो है भारत देश और यहाँ के समाज और धर्मों को जो जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया है या इनको नुकसान पहुँचाया है, तो वो क्या है, और साथ ही कि जो अभी भी इसकी सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक समरसता और प्रगति को नासूर बन के खा रहा है, और जिसे अगर जल्दी ही उसको सॉल्व ना किया गया या टैकल नहीं किया गया
तो उसका यहाँ के हर बाशिंदे का जो भविष्य है उसका बेड़ा जो है वो गर्क करना निश्चित है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, तो आपका क्या जवाब होगा? और आखिर में तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर गंभीर बीमारी के बाद जो है कोई आईसीयू में रिकवर कर रहा है पेशेंट, और अगर वो वेंटिलेटर है, वो वेंटिलेटर उसके ऊपर से धीरे धीरे नहीं हटाया गया बहुत दिनों तक, तो उस पेशेंट का क्या रिकवर करना फिर मुश्किल से मुश्किल तर नहीं होता जाएगा? या जैसे सपोज़ एक पैर की हड्डी टूटने के बाद अगर वो क्रचेस पे है, या कूल्हे की हड्डी टूटने के बाद क्रचेस पे है, तो अगर उसे क्रचेस पे ही बहुत दिनों तक रहना दिया गया, तो क्या वो हड्डी उसकी फिर से जुड़ पाएगी, वो फिर से पैरों पे चल के खड़ा हो पाएगा? तो इसी तरीके से जो है वो 3 या 4 पीढ़ियों से जो है बहुत से लोग जो है वो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, या रिजर्वेशन की व्यवस्था का को उपयोग में ला रहे हैं। और उसके बाद भी जो है वो जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, तो उनके घरों के जो ऐसे घरों के जो 3 4 पीढ़ी से रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनके चश्मो चिराग जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के आसपास भी अभी तक नहीं भटक पा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस टॉपिक में मैं कास्ट के बारे में कि क्यों है, कैसे हुई पैदा, और किसने की, कौन जिम्मेदार है, जो इसे कहते हैं ना व्हाइज, वेयर फोर्स, व्हाट्स, इस सब मैं जड़ों में नहीं जाऊँगा। इस सब पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा चुका है, और अब मेरा अगर मैं कुछ भी डिस्कस करता हूँ तो वो एक वेस्ट ऑफ टाइम दर्शकों का होगा, कुछ भी उसमें नया जुड़ने नहीं जा रहा है। ऑल साइड एंड डन, लास्ट बातों की बात यह है कि कोई भी इंसान जो राइट माइंड में जैसे कहें, चाहे वो अपर कास्ट को बिलोंग करता हो सो कॉल्ड, चाहे वो लोअर कास्ट को बिलोंग करता हो, चाहे मिडिल कास्ट को बिलोंग करता हो, वो ये नहीं कह सकता कि जो है कास्ट सिस्टम या कास्ट के बिना पे जो डिस्क्रिमिनेशन है, या कास्ट के बिना पे जो भी हायरकीज़ बनी हुई हैं और जो भी सिस्टम्स पूरा बना हुआ है, वो जो किसी भी तरीके से जो है वो होलसम या अच्छा है, कंटिन्यू रहना चाहिए। और कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए कि बढ़ना, पलना, फलना, फूलना या बढ़ना चाहिए। कोई भी इस चीज़ को, चाहे वो रिजर्वेशंस की बात कहें तो रिजर्वेशन का चाहे वो फ़ायदा उठा रहा है या रिजर्वेशन के नुकसान में है, चाहे वो अपर कास्ट होने का फ़ायदा उठा रहा है किसी भी तरीके से सोसाइटी में, और या उसके उसकी बिना पर नुकसान उठा रहा है, तो कोई भी ये आर्गू नहीं कर सकता एटलीस्ट कि साहब कास्ट सिस्टम ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हमेशा जो है वो कंटिन्यू करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, ये जो है जो ह्यूमनिज़्म, ट्रुथ और न्याय, जस्टिस, फेयरनेस, ये किसी भी हर जो भी जो चीज़ें अच्छी और जो है इंसान की तरक्की के लिए और सोसाइटीज़ की तरक्की के लिए अच्छी बातें कही गई हैं, उसके हर टेनेट के जो है ये कास्ट सिस्टम अगेंस्ट है। और इसीलिए जो हमारे जो सबसे बड़े रिफॉर्मर और ह्यूमनिस्ट हुए हैं 20th सेंचुरी में, बाबा साहिब अम्बेडकर उनमें सबसे जो है वो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सबसे बड़े थे और सबसे अहम और अजीम थे। तो उन्होंने जो है आर्गू किया था कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से उन्होंने एक पूरा एक तकरीर की थी, लिखा था। और उन्होंने भी ये कहा था कि अगर सोसाइटी और नेशन और हिंदू सोसाइटी और भारत देश को अगर जो है वो पुरानी मान्यताओं और रूढ़िवादिता से और जो है वो बैकवर्डनेस से बाहर निकलना है, तो कास्ट सिस्टम जितनी जल्दी एनिहिलेट कर दिया जाए कास्ट, उतना ही अच्छा। तो बॉटम लाइन ये है कि अब जो परिस्थितियां बन रही हैं धीरे धीरे, और दुनिया जिस तरफ जा रही है, और जिस तरह जो है देश के अंदर की और बाहर की ताकतें जो है वो जो देश को तोड़ने पर, इस सोसाइटी को जो है उतार तार करने पर जो उतारू हैं, और जो वो नहीं चाहती हैं कि ये देश कैसे भी तरक्की करे, और चाहते हैं कि यह फिर से पुराने अंधकार के गर्त में डूब जाए। तो ऐसी जो ताकतें हैं वो फिर से बहुत मजबूत होती जा रही हैं। तो अगर इसलिए इस सिस्टम को अगर जल्दी ही जो है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अगर बहुत फास्ट नहीं आई, तो चाहे वो अपर कास्ट हों, चाहे लोअर कास्ट हों, चाहे कोई और कास्ट हों, बीच की कास्ट हों, उनका जो है वो भविष्य बहुत ही अंधकार में है, और इस देश का भविष्य बहुत अंधकार में है, कत्लो गारत के दरिया में डूबेगा, इसमें कोई शक नहीं है।
दोस्तों आज के वक्त में बहुत से कारणों की वजह से, जिसमें हम यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, कास्ट जो है वो बेसिस ऑफ बर्थ पर और जो उसका ट्रेडिशनल या आइडियोलॉजिकल बेसिस था, जैसे लोग कहते हैं कि जो है मनुस्मृति में लिखा हुआ था और मनुवाद कहते हैं या हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, गलत या सही ऐसा मानते हैं। बहुत जगह लिखा भी होगा, बहुत जगह नहीं भी लिखा है, गलत इम्प्यूट किया जाता है। तो जो भी है उसका जो एक उसका जो आइडियोलॉजिकल बेसिस था या स्क्रिप्चर बेस्ड बेसिस था वो ख़त्म होता जा रहा है, चाहे वो लोअर कास्ट हो या अपर कास्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हायर कास्ट में इस बात को सिंसियरली बिलीव करता होगा कि जो कास्ट बनाई गई हैं या चार वर्ण बनाए गए हैं वो वास्तव में जो है वो ईश्वर ने बनाए हैं या एक आदि पुरुष के जो है वो चार पार्ट से निकले हैं। एक जिसे कहते हैं सिर ब्राह्मण और वक्ष, ये धड़ जो है वो क्षत्रिय के उससे निकला, आदि पुरुष के बाहों से जो है वो बड़े कास्ट निकली और पैरों से शूद्र कास्ट निकली। कोई भी इस चीज़ को जो है सिंसियरली मैं नहीं मानता कि एक भी आदमी ऐसा होगा जो इसको वास्तव में दिल से इस बात को मानता हो। तो ये कि कास्ट जो है या वर्ण, जिससे कि कास्ट वर्ण की बेटी है, ईश्वर की बनाई हुई है या ये प्री ऑर्डेंड है, पहले से निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है, ये इसमें से ना तो अपर कास्ट में मानता हुआ और लोअर कास्ट से तो खैर कोई मानने का सवाल ही नहीं है, ना उन्हें मानना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि कास्ट के जो भी आइडियोलॉजिकल बेसिस था कास्ट बाई बर्थ का, वो तो ख़त्म हो चुका है। तो कास्ट सिस्टम को इस टाइम जो भी जो चीज़ें जो जिंदा रखे हुए हैं मेरे हिसाब से, अभी पुरानी चीज़ों के जो एक ट्रेडिशन है उसके वेस्टेजेस जिसे कहें कि जो है उसका रेजिडुअल पार्ट अभी जिंदा है। आइडियोलॉजिकल की वजह से नहीं, ट्रेडिशन की वजह से कास्ट असाइन करना या कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना या कास्ट के बेसिस पे जो है वो दूसरों को अपने अननेसेसरीली बेकार वजह में करीब मानना कि ये ब्राह्मण है मैं भी ब्राह्मण हूँ या ये क्षत्रिय है मैं भी क्षत्रिय हूँ, ये सब चीज़ें ट्रेडिशन की वजह से तो कायम हैं। लेकिन जो दो मेन फैक्टर जो इसको अभी तक कास्ट सिस्टम को बनाए हुए हैं वो एक तो है वो जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है। कहने का मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन कोई गलत था या गलत है, लेकिन जो भी है वो कास्ट सिस्टम को जो जिंदा रखे हुए है और जिसको सब मानते हैं कि ये ख़त्म होना चाहिए, इसका कोई ना सिर्फ इसका कोई बेसिस है कोई लॉजिकल या आइडियोलॉजिकल, बल्कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी है। तो उसको ज़िंदा रखने वालों में एक तो रिजर्वेशन है और एक वोट पॉलिटिक्स है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम रिजर्वेशन को डिस्कस करेंगे, जॉब्स में रिजर्वेशन को, कि किस तरीके से इसको सब हर व्यक्ति के हर कास्ट के व्यक्ति जो इंसान है उसके सेटिस्फेक्शन उसको सेटिस्फाई करके इसको सॉल्व किया जा सकता है लॉन्ग टर्म, हमेशा इसका परमानेंट सोल्यूशन निकाला जा सका है। एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है एजुकेशन सिस्टम में, इसको हम बाद में किसी और चैप्टर में और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। एक तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवोकेट किया है, रोहिणी कमीशन ने भी रिकमेंड किया था और सब लोग ऐसे अब इस बात को मान रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो है वो रिजर्व कैटेगरी है उनका सब कैटेगराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। जो रिजर्वेशन के जो भी गेंस हैं, बेनिफिट्स हैं, सब वो ये जो अम्बेडकराइट्स है, इसमें दोस्तों कोई गरीब तबके के लोग जो इन कास्ट्स में जो और ज़्यादा दबे कुचले या गरीब तबके या गरीब सब कास्ट हैं वो अम्बेडकराइट्स नहीं है, बल्कि जो है जो इसमें प्रिविलेज ग्रुप है वो ये जो है ये अम्बेडकराइट्स हैं। तो सब कैटेगराइजेशन करके जो रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें अति पिछड़े, अति दलित या मीडियम पिछड़े, उन सबको अलग करके, जैसा कि कई स्टेट में कर दिया गया है, वो करना तो पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप जो मैं प्रपोज कर रहा हूँ दोस्तों, वो उसको मैं कहूँगा कि उसमें जो प्रिविलेज कैटेगरी को 1 to 4 6 सिस्टम में कहूँगा वो लागू करके प्रिविलेज कैटेगरी को उसमें जो है सेपरेट किया जाए और जो फ़ायदा उठा चुके हैं उनको बाहर किया जाए। उसमें करना ये है कि बिगनिंग विद ग्रैंड पेरेंट्स, जो नाना नानी या दादा दादी हैं, उनमें क्लास 1 सर्विस में अगर कोई रहा है उसको जो है वो नाना नानी नहीं कहूँगा मैं, पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स कहूँगा, उसमें क्लास 1
सर्विस को जो है 6 मार्क्स दिए जाएं, क्लास 2 को 4 मार्क्स दूंगा, क्लास 3 2 मार्क्स और क्लास 4 को जो है वो 1 मार्क, 1 2 4 6 इस तरीके से है कि 1 मार्क सबसे जो क्लास 4 में अगर ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स में से या सिबलिंग्स में से जो सगे भाई बहन हैं उनमें से अगर किसी को जो है क्लास 1 की जॉब में आया है तो उसको 1 मार्क्स, उसमें क्लास 2 में आया है उसको 2 मार्क्स, क्लास 3 में जो आया है उसको 4 मार्क्स और जो क्लास 1 सर्विस में आया है उसको 6 मार्क्स दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है जो टोटल स्कोर अगर 6 आता है ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स में मिला के, अगर ये जो है वो जो लोग जॉब में रहे हैं उनका टोटल स्कोर 6 आता है तो वो रिजर्वेशंस के एम्बिट से वो बंदा वो जनरेशन वो बाहर हो जाएगी। तो इसमें मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या आंट्स वगैरह या अंकल काउंट नहीं होंगे, इसमें पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और सिबलिंग्स काउंट होंगे। तो ये 1 2 4 6 का जो है वो नियम लागू किया जाना चाहिए। अगर मेरे बाबा या पिताजी या मेरा बड़ा भाई अगर क्लास 1 सर्विस में आया है तो वो 6 मार्क्स उसके होंगे और उसके बाद उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिसकी फैमिली में नहीं रहे हैं या जिसकी फैमिली में 6 मार्क्स नहीं पूरे होते हैं वो लोग जो है रिजर्वेशन के हकदार होंगे। इसके अलावा अगर किसी की फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स लेवल तक कोई भी किसी भी जो है वो कैटेगरी में उसे सरकारी नौकरी नहीं मिली है तो उसको जो है वो 5% एडिशनल एडवांटेज, और जो रिजर्व कैटेगरी में लोग हैं मार्क्स में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको 5% का एडिशनल एडवांटेज दिया जाएगा। तो ये करके दोस्तों ये होगा जो इनकम कैटेगरी और ये सब जो फर्जीफिकेशन है कि साहब जो है वो 10 लाख से कम इनकम हो या 20 लाख से कम इनकम हो, 15 लाख से कम इनकम हो, वो उस सब के बजाय ये 1 2 4 6 का रूल लागू करके और ये 5% एडिशनल एडवांटेज जिसकी फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स लेवल तक कोई भी किसी भी तरीके का उसको अगर बेनिफिट नहीं मिला है रिजर्वेशन का तो उसको 5% एडिशनल मार्क्स। तो ये करके जो है वो जो अम्बेडकराइट्स जो हैं जो सेल्फ स्टाइल्ड और जो जहर से भरे हुए हैं और जो रिजर्वेशन जो वर्तमान जो सिस्टम है उसको जो है वो उसी को परपेचुएट करने में जो लगे हुए हैं वो उनकी बैकबोन इसमें पूरी तरह टूट जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप तो रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने का ये है। अगला स्टेप दोस्तों यह है कि रिजर्वेशन की इम्पोर्टेंस और ख़त्म करने से पहले ज़रूरी है कि रिजर्वेशन के बेनिफिट्स को एक्सपेंड किया जाए और बढ़ाया जाए। तब हम जब रिजर्वेशन के बेनिफिट्स जो है वो सभी समाज के सभी अंगों तक जब फैल जाएंगे या सबको मिलने लगेगा और रिजर्वेशन सिस्टम जो सरकारी नौकरियों में है वो रिजर्वेशन कम अगर हम करते हैं तो हम उसको जस्ट तो ऐसे कम नहीं कर सकते, उसको पहले हमें और लोगों को सबको रिजर्वेशन की एम्बिट में लाना होगा और रिजर्वेशन का दायरा और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरा प्रपोजल ये है कि जो है प्राइवेट सेक्टर में भी ये जो रिजर्वेशन है जो शेड्यूल कास्ट का है और बैकवर्ड का है उसको जो है हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जाना है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो पब्लिक सेक्टर के मुकाबले पब्लिक सेक्टर में हम देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है, उसमें कॉर्पोरेटाइजेशन भी हो रहा है और पब्लिक सेक्टर का रोल कम होते जाना है, प्राइवेट सेक्टर का बढ़ते जाना है। और उसके लिए जो रेजिस्टेंस है लोगों के दिल में या प्राइवेट सेक्टर को लेके जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके अंदर हॉस्टिलिटी है, वो हॉस्टिलिटी जो है वो बहुत डेंजरस है उनके लिए भी और देश के लिए भी, देश की इकनॉमी के लिए भी, तरक्की के लिए वो बहुत डेंजरस है। उस हॉस्टिलिटी को हमें कम करना पड़ेगा। तो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं वो हमें प्राइवेट सेक्टर में भी एक्सटेंड करने पड़ेंगे, तभी ये जो हमारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मिशन है जो कि अब रिजर्वेशन जिसका मेन जो है वो जिसकी वो रह गया फीड रह गया है या मेन कारण रह गया है, रिजर्वेशन जिसको मेन हवा दे रहा है, तो वो हमारा प्राइवेट सेक्टर में जो है वो रिजर्वेशन दिए बगैर वो काम बहुत मुश्किल होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो है वो हम क्या कहना चाहिए, अगर हमें प्राइवेट सेक्टर को जो है वो बढ़ते हुए देखना है और जो मैं सिस्टम प्रपोज कर रहा हूँ
उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को हमें जो है वो उसके कदम नहीं रोकने हैं, या उसमें जो है डर का भाव नहीं पैदा करना है, या जो है प्राइवेट सेक्टर को भगाना नहीं है यहाँ से, कंट्री से। तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके से कोर्सन मेथड या इसमें कोई फोर्सफुली ये नहीं किया जा सकता। सिर्फ जो है वो ये टैक्स बेनिफिट दे के, और या जो है वो टैक्स बेनिफिट को होल्ड बैक करके जो है ये हम प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना हमें कि वो अपने यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम लागू करे। तो इसके लिए दोस्तों जो है मेरा प्रपोजल ये है कि एक न्यूट्रल फिगर कि साहब इतने हमारे यहाँ शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयड हैं, इतने बैकवर्ड कास्ट एम्प्लॉयड हैं, तो तब हमारा जो टैक्स है ना हमें फर्दर बेनिफिट मिलेगा या हम पे कोई पेनल्टी लगेगी। तो एक न्यूट्रल फिगर इसमें रखनी पड़ेगी। वो न्यूट्रल जो है वो मैं 25% पे रखता हूँ कि अगर 25% जो है वो रिजर्वेशन उनके एम्प्लॉइज स्ट्रेंथ 25% जो है वो रिजर्व कैटेगरी की है, तो ये माना जाएगा कि वो न्यूट्रल है और उनको टैक्स बेनिफिट भी फर्दर नहीं मिलना है, या उनको टैक्स पेनल्टी अगर उससे कम है तो वो नहीं मिलनी है। तो 25% की एक न्यूट्रल फिगर रखी जाएगी। और जो मैंने बताया कि 6421 सिस्टम है वो जो है वो भी हमें इसमें प्राइवेट सेक्टर में लागू करना पड़ेगा। रिजर्वेशन देने की जो है वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्व कैटेगरी में से, शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड में से कोई अपर लिमिट जो है वो इसकी नहीं है। अगर जैसे अगर एक कंपनी जो है में 100% जॉब जो है वो इस अरेंजमेंट में आ रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं वो, और उनके एम्प्लॉई पूरे 100% जो है वो रिजर्व कैटेगरी से हो जाते हैं, तो जैसे अगर आज की तारीख में कारपोरेट टैक्स 35% है, तो उसका जो है वो जो मेरा प्रपोजल है कि 15% जो है वो 100% होने पे उसका टैक्स जो है वो रिड्यूस हो जाना चाहिए, कारपोरेशन टैक्स। और इसके उलट अगर 25% से कम रिजर्वेशन मिल रहा है या 25% से कम एम्प्लॉई हैं उनके रिजर्व कैटेगरी में से, तो 0.4% पर फॉर एवरी परसेंटेज वो उनका जो है वो पेनल टैक्स लगना चाहिए। तो अगर कोई भी एम्प्लॉई जो है वो उनके रिजर्व कैटेगरी में नहीं है किसी प्राइवेट कंपनी में, तो उसको जो है वो 10% का एडिशनल कारपोरेट टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो ये एक प्रपोजल है मेरा। लेकिन ये देखा ये गया है कि जो है वो प्राइवेट सेक्टर जो है वो मैं ये डर होगा कि हमने ले लिया रिजर्व कैटेगरी से, खासतौर से शेड्यूल कास्ट से, और उसके बाद जो है वो जो बहुत बारी शिकायतें आती हैं कि साहब जो है वो उन पर हम कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं ले सकते, कोई उनको जो है काम करने के लिए उन पर अगर वो ना करें तो कोई पेनल्टी नहीं लगा सकते, या उनको डांट फटकार या कुछ भी किसी तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि जो है वो SC ST का जो है वो अगर किसी ने ब्लेम कर दिया तो जो है वो प्राइवेट सेक्टर को तो ये बहुत बड़ा डर होगा कि सीधे वो मालिक को जेल भेज दिया गया। तो ऐसे इसे नहीं लेना चाहेंगे। तो इसमें मेरा प्रपोजल ये है कि जो है वो अगर प्राइवेट सेक्टर, अगर मैं कोई कंपनी इस सिस्टम को लागू करती है और इसके तहत रिजर्वेशन देती है, तो वर्क प्लेस पे SC ST अगर कोई इंसिडेंट है या पेनल्टी लगाई जाती है, कुछ भी है, उस पर SC ST एक्ट लागू नहीं होगा। फिर इसमें मेरा प्रपोजल ये है कि जब जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है वो ये रिजर्वेशन जो है अगर सपोज़ 60-70-75% तक पहुंच जाता है, ये बैकवर्ड प्लस शेड्यूल कास्ट जो रिजर्व कैटेगरी है उनको मिला के, या सारा जितना भी फॉर्मल सेक्टर है प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, उसका जो है वो उसमें जो रिजर्वेशन है वो 50% से 60% तक पहुंच जाता है, तो जो है वो क्या नाम गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन जो है एवरी ईयर उसके बाद जो है 0.5% शेड्यूल कास्ट के केस में, 0.25% जो है शेड्यूल ट्राइब के केस में, और 1% बैकवर्ड के जो रिजर्वेशन है वो फिर जो है वो एवरी ईयर जो है वो कम करना चाहिए, धीरे धीरे कम करके। तो ये हमें नीचे लाना होगा पब्लिक सेक्टर में या गवर्नमेंट जॉब में जो रिजर्वेशन है, तब हमें कम करना शुरू करना होगा जब जो है वो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन 70-75% तक पहुंच जाता है और बहुत लोगों को इसका जो है बेनिफिट मिल जाता है। तब इसके लिए कोई मेरे हिसाब से उस रेजिस्टेंस को जो है वो जो भी होगा वो मैनेजेबल होगा। तो
इससे ये होगा कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है जो जो भी हॉस्टिलिटी है वो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और जब अल्टीमेटली जो है रिजर्वेशन सिस्टम को जो है डाइल्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट जॉब में और पब्लिक सेक्टर में, जिसकी वजह से जो है वो अपर कास्ट में बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट है और कास्ट हॉस्टिलिटीज़ जो है वो बनी हुई हैं। और हमारी पॉलिटिक्स भी जो है वो बुरी तरह डिवाइडेड है, हमारी सोसाइटी भी बुरी तरह डिवाइडेड है, हमारा कंट्री पूरी तरह डिवाइडेड है। तब जो है ये हॉस्टिलिटीज़ जो है वो अल्टीमेटली कम शुरू होनी होंगी, कम होनी शुरू होंगी। दोस्तों एक रिलेटिव प्रपोजल ये है, और बहुत से लोग ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि ये जो है होना चाहिए। मैं कोई इसमें नया प्रपोजल नहीं दे रहा हूँ। वो ये है कि किसी भी हालत में जो है वो जो ये एज जो बढ़ाई जा रही है, ज़्यादा एडिशनल वो दिया जाता है कि साहब शेड्यूल कास्ट जो है 35-35 साल की उम्र तक जो है वो जॉब में बैठ रहे हैं। लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ जो है, बैकवर्ड कास्ट भी जो है वो बहुत बहुत एज तक उनको एग्जम्पशन मिला हुआ है। तो लाखों करोड़ों की भीड़ जो है इसी काम में लगी हुई है, सब छोड़ छाड़ के। आप देखिए कि इसका कितना नुकसान है कि जो है वो आप मुस्लिम कभी आपको जो है वो 35 साल तक जो है वो कंपटीशन देता हुआ नहीं मिलेगा। और वो जब तक 35 साल तक जो है वो अपना धंधे में कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुका होता है, उसके जो है 4 बच्चे भी जब तक पैदा हो चुके होते हैं। और यहाँ पर जो है अभी तक सब कि वो सब क्या होता है कि कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। तो ऐसे जो है वो लाखों करोड़ों अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो गवर्नमेंट जॉब हैं, लिमिटेड जॉब हैं, उसमें कंपटीशन दे रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। माँ बाप बेचारे बैठे हुए हैं, बच्चे को जो है वो लड़के को जो है वो ढो रहे हैं, उसका जो है वो खाना कपड़ा सब व्यवस्था कर रहे हैं, वो सब कंपटीशन दे रहे हैं और कंपटीशन में आ नहीं रहे हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये, और अल्टीमेटली जब इतनी एज में कोई जॉब में जाता है तो क्या जॉब में वो करता है, वो इतना हार्डेंड हो चुका होता है कि जॉब में फिर उसका एक ही पर्पज़ रह जाता है कि किसी भी काम का नहीं रहता। वो जो जिस जॉब में जाता है अल्टीमेटली जो 32-34 साल में, मैं कहूँगा कि जो है वो जॉब में किसी भी काम का नहीं है, या फिर वो सिर्फ कमाने धमाने में लगता है, या फिर वो कोई काम नहीं करता है। वो उसका जो सारा पर्सनालिटी, उसकी आधी जवानी तो निकल चुकी होती है, वो पर्सनालिटी पूरी तरह फॉर्म हो चुकी होती है। उससे जो है अगर वो जो भी उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते जॉब के हिसाब से, या उसको अगर वो नाकारा है तो उसे काम में नहीं लगा सकते। अगर वो जो है वो भ्रष्ट है तो उसे आप ईमानदार नहीं बना सकते। कहने का मतलब ये है। और फिर उस पूरी तरह समाज पे एक तरीके से बोझ होता है, और भीड़ बढ़ा रहा है, 10 करोड़ लोग लगे हुए हैं कि सब जॉब दे रहे हैं। तो किसी भी हालत में क्लास 3 और क्लास 4 में जो है वो अपर एज लिमिट, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट हो, वो 25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और क्लास 1 और 2 जॉब के लिए 28 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि एक्स्ट्रा 5 ईयर्स SC ST पहले दिया जाता था कि सब SC ST का ये माना जाता था कि बहुत ही दबी कुचली फैमिली से आते हैं, बच्चा बहुत लेट अपनी एजुकेशन शुरू करता है कि जब 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तब उसकी एजुकेशन शुरू हुई। तो बहुत बार लाजमी हो जाता था कि उनको जो है एडिशनल जो है वो 3 या 5 साल का बेनिफिट दिया जाए कि वो ज़्यादा जनरल कैटेगरी के मुकाबले कंपटीशन दे सकें और जॉब में आ सकें। अब आज की तारीख में जो है वो किसी भी तरीके से लॉजिक नहीं बचता है, और इतनी ज़्यादा अपर एज लिमिट रखने के सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, कोई एब्सोल्युटली कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी को पता है कि 25 साल की एज तक मेरी नौकरी नहीं लगी, क्लास 3 या 4 के लिए अटैम्प्ट कर रहा है, तो वो 25 साल में जब नहीं आया तो वो फिर अभी भी उसके पास टाइम है कि वो अपने किसी काम धंधे से लगे, और अल्टीमेटली जो है 2-4 साल में किसी मुकाम पर पहुँचे। और जब 30-32 साल हो जाते हैं और 35 साल की एज हो जाती है, तो वो फिर आगे ज़िंदगी में अगर वो जॉब में नहीं आया तो वो कोई काम नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये एक जो है रिलेटेड प्रपोजल है। और वो जो अम्बेडकराइट्स की मैं बात कर रहा था, वो अम्बेडकराइट्स की भीड़, ये लोग भी उसी भीड़ के हिस्से हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, नौकरी नहीं लग रही है। वो ब्लेम करते हैं अपनी जो है ख़राब स्थिति के लिए, अपर कास्ट को ब्लेम करते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, मनुवाद को ब्लेम करते हैं। तो ये इस भीड़ का ख़त्म होना और इसे धंधे से लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि ये अपर एज लिमिट जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस किया जाए, और कोई भी एडिशनल जो है वो एज लिमिट का बेनिफिट जो है वो ना दिया जाए।
तो प्राइवेटाइजेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है पब्लिक सेक्टर का, और जो मैन्युफैक्चर्ड या रियल हेट है प्राइवेटाइजेशन के लिए, और प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए और प्राइवेट सेक्टर के लिए जो हेट भरी हुई है अम्बेडकराइट्स ने और रिजर्व कैटेगरी के जो वोकल सेक्शंस हैं जो भर दी है, वो हेट, वो जो है वो हेट ख़त्म इस सिस्टम से हो जाएगी, और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा जो है वो मैं ये कहूँगा कि जो है वो मिलेगा। उसके बाद रिजर्वेशन के क्रच ख़त्म होने से जो है वो ये होगा कि जो रिजर्व कैटेगरी में जो लोग आते हैं, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनके जो बच्चे हैं जो कर रहे हैं, तो वो जब ये देखेंगे कि रिजर्वेशन ख़त्म प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से ख़त्म हो रहा है, तो वो उसमें जो है वो ज़्यादा मेहनत करने की ओर उद्यत होंगे, बजाय कि जो है अभी वो जो है अपने आराम से कॉन्शनेस नॉलेज में है कि मैं अगर मेरे अंदर थोड़ा टैलेंट है, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मुझे प्रिविलेज मिला है, मुझे ट्यूशन मिल गया, तो मैं कंपटीशन में आ जाऊँगा, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो नॉन रिजर्व कैटेगरी से हैं उनसे मेरा कोई कंपटीशन नहीं है, उनसे compete करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो उनके अंदर ये कंपटीशन की भावना, ये जब क्रश निकल जाएंगे उनके या वेंटिलेटर निकल जाएगा, तो वो फिर कंपटीशन की भावना आएगी और उनको उससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके बाद जो है वो तो है ही कि जो है प्राइवेट सेक्टर के ओपन होने से एक वास्ट अपॉर्चुनिटी जो है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जो है ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन के लिए जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा जॉब ओपनिंग होगी। और एक दोस्तों बहुत बड़ा ये होगा कि जो है जो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कम्युनिटी के जो सबसे टैलेंटेड सेक्शन है उसका बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिल पा रहा है। वो या तो जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पर उनका टैलेंट सब बेकार जाता है, अल्टीमेटली सब जो कलम घिसने में और नोट कमाने में लग जाते हैं, और या फिर वो कंपटीशन देते रहते हैं। तो जो उसका सबसे जो प्रोडक्टिव, सबसे टैलेंटेड जो सेक्शन है उसका लाभ प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिल पा रहा है। इसकी वजह से जो है वो, और ये वास्ट सेक्शन है, तो उसकी वजह से जो है वो प्राइवेट सेक्टर भी सफ़र कर रहा है, कंट्री एज ए होल सफ़र कर रहा है। ये जो है पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन ने और गवर्नमेंट जॉब ने रिजर्वेशन ने ये कंट्री का बिल्कुल जो है मैं कहूँगा कि जो एक टैलेंट पाइपलाइन जो मिलनी चाहिए थी इकनॉमी को, उसकी बिल्कुल जो है वो 20 से कति तोड़ रखी है। तो ये जो चीज़ है ये ख़त्म होनी चाहिए अगर वास्तव में कंट्री को जो है हमारे जो सोसाइटी को जो है प्रोग्रेस करनी है। तो ये चीज़ जो है वो जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब की प्रॉस्पेक्ट्स कम होंगे या ख़त्म होंगे और पब्लिक सेक्टर में खुलेंगे, तो जो टैलेंटेड सेक्शन है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं उसमें जो ज़्यादा टैलेंटेड हैं वो अब गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाते, उसमें जो लेस देन जो है वो टॉप लेवल जो है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ जाता है या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाता है। वो भी सिर्फ IAS वाईएएस के लिए, जहाँ की वो अलग प्रिविलेज हैं, और बाकी वो फिर इसके पीछे नहीं पड़ता। तो यही चीज़ जो है वो जो हमारा जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है जो प्राइवेट सेक्टर, जो शेड्यूल कास्ट की, बैकवर्ड की जो पॉपुलेशन की, उसमें ये जो है वो चीज़ पैदा करनी है कि वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाए, तो उससे कंट्री को एज ए होल बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है वो एक फ़ायदा ये होगा कि जो एक बहुत बड़ा जो है वो 70 सालों से जो है ये चला आ रहा है कि रिजर्वेशन बढ़ाओ, इसमें कम करो, इतना हो गया, इसमें नहीं रिजर्वेशन मिला, इसमें ये बेईमानी हो गई, इसमें हमारे इतने जॉब होने चाहिए थे, लिटिगेशन, रोहिणी कमीशन, उसमें जो है सब कैटेगराइजेशन 50% से बढ़ा के 70% करो, 70% से नहीं होना चाहिए। ये सब पूरा का जो है वो एक पूरी हमारी जो है एक तरीके से पूरी पॉलिटी को और पूरे जो है डिस्कोर्स को एक हाईजैक जो कर रखा है इस इशू ने। ये इशू जो है वो तुरंत सॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन वो सोल्यूशन का जो है वो एक ठंडा हो जाएगा जब ये अब एक क्लियर टाइमलाइन, एक क्लियर एक क्या कहना चाहिए, एक पाथवे दिखाई देगा, एक बन जाएगा, तो ये इशू जो है वो बहुत कुछ ठंडा हो जाएगा। और जो पूरी जो है वो गवर्नमेंट्स को और पूरे जो है वो जो नीति नियंता और नीति निर्धारक हैं उनका जो है वो पूरा दिमाग इसमें लगा रहता है, और पॉलिटी जो पूरी डाइल्यूट होती है, तो ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और एक तरीके से मैं कहूँगा कि पूरे जो है वो एक हमारा जो पब्लिक स्पेस में है और जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें सैनिटी आएगी, थोड़ी सी काफ़ी कुछ आएगी। तो एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा होगा। उसके बाद फ़ायदा ऑफ कोर्स एक हिंदू यूनिटी जो है वो जब रिजेंटमेंट ख़त्म हो जाएगा और ये होगा कि साहब जो है जो सवर्ण हैं
वो प्राइवेट सेक्टर में जो है रिजर्वेशन होगा, आपस में इंटरमिंगलिंग भी होगी, उसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसे ये दिखाई देगा कि सब पब्लिक सेक्टर में और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन ख़त्म हो रहे हैं। जो रिजर्व कैटेगरी है उसे ये दिखाई देगा कि जो है हमारे लिए और कई गुना ज़्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होने जा रही हैं। तो आपस में जो एक हॉस्टिलिटी है वो कम होगी, और हिंदू यूनिटी के पाथ में जो सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है रिजर्वेशन, तो ये जो है वो बाधा दूर होगी। और ऑफ कोर्स जो अम्बेडकराइट्स हैं जिनका एक ही काम है कि सिर्फ जो है वो किसी भी तरीके से जो रिजर्वेशन के जो ड्विंडलिंग बेनिफिट्स हैं जो कम होते जा रहे हैं, बल्कि उनको बढ़ाओ, प्राइवेट सेक्टर ख़त्म करो, उसकी जगह पब्लिक सेक्टर लाओ, रिजर्वेशन 50% करो, 60% करो, 70% करो, 100% करो। उनका तो यह है कि सब जो है सवर्णों को निकाल के, जो ब्राह्मणों को जो है वो निकाल के बाहर कर दो, ये सब कर दो। तो जो हेट भर रखी है, जो उसमें मैं ये कहूँगा कि बहुत थोड़े से लोग हैं जिनको जो कॉर्नर जो प्रिविलेज को कॉर्नर कर रहे हैं, और बाकी बेचारे जो है वो जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है ऐसे, उनको तो वो कभी ना तो उन्हें मालूम है कि ना हमें जॉब मिलने हैं, ना हम कम्पीट कर पाएंगे, ना उनके बच्चे पढ़ पाते हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो हेट वो सबके अंदर जो है वो भर रहे हैं। तो अम्बेडकराइट जो इसे सेक्शन है, ये सेल्फ स्टाइल जो अम्बेडकरवादी हैं, इनकी सालों की कमर बिल्कुल जो है वो सिरे से टूट जाएगी। सबसे बड़ा फ़ायदा एक ये बहुत होगा, और उसको हिंदू यूनिटी जो है वो और समाज में समरसता लाने में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो सब मैंने कहा है, अब मैं जानता हूँ आप लोग ये कहेंगे, और मैं भी मानता हूँ कि ये कहना आसान है, और इस प्रपोजल को जो है वो आगे बढ़ाना जो है वो पॉलिटिकल फॉल आउट की वजह से इवन जो है वो मोदी जैसे आदमी के लिए भी, जो जिनकी बहुत वाइड जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी है और क्रेडेंशियल्स हैं, उसके लिए भी बहुत मुश्किल काम है। तो और ख़ास तौर से जो अम्बेडकरवादी हैं, जो चाहते ही नहीं हैं कि हिंदुओं में किसी तरीके से यूनिटी हो, और इतना जहर भरा हुआ है कि चाहे उनको जो है आप जो है वो कुछ भी दे दें तो वो उनके लिए वो हिंदू यूनिटी नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग सब इस पर बहुत बवाल करेंगे, तो आसान काम नहीं होगा। लेकिन कम से कम जो है वो जो मेरा प्रपोजल है कि जब तक कि प्राइवेट सेक्टर में जो है वो 50% तक जो है एम्प्लॉई जो है रिजर्व कैटेगरी से ना हो जाए, तब तक इस चीज़ को जो है वो जो पब्लिक सेक्टर में रिजर्वेशन कम करने का प्रपोजल है उसको ना बढ़ाया जाए। तो कम से कम इसमें जो है वो मेरा अनुमान ये है कि 2 दशक इस चीज़ में लग जाएंगे, सारे इंसेंटिव देने के बावजूद भी प्राइवेट सेक्टर को, और जॉब अवेलेबल होने के बावजूद भी 50% तक रिजर्वेशन आने में प्राइवेट सेक्टर में करीब करीब जो है वो मेरा कहना यह है कि वो 2 डिकेड के आसपास लग जाएंगे। तो 2 डिकेड तक तो जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या स्टेट जॉब में कोई रिजर्वेशन में वो कटबैक नहीं होगा। तो इसका फ़ायदा, इसका नतीजा ये होगा कि जो वास्ट मेजॉरिटी जो जो रिजर्व कास्ट हैं, जो रिजर्वेशन में आती हैं, वो जो है वो अपोज़ करने के बजाय, जो ये प्रपोजल जब ये अगर सपोज़ गवर्नमेंट लाती है, या सपोज़ बीजेपी गवर्नमेंट लाती है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है या मोदी जी लाते हैं, तो वो अभी फ़िलहाल तो वो जब देखेंगे कि जो है हमारे पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में तो रिजर्वेशन बरकरार है फोरसेबल फ्यूचर तक, और प्राइवेट सेक्टर में इतनी बड़ी जॉब ओपनिंग हो रही है, तो कोई भी उसको अपोज करने की पोजीशन में नहीं होगा या अपोज नहीं करेगा, सब इसमें हैप्पी होंगे। क्योंकि पब्लिक सेक्टर या में जो कटबैक होना है वो तो एक जैसे कहेंगे इनडिटरमिनेट फ्यूचर में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो है इसके अभी कोई पॉलिटिकल जो है नुकसान होने के बजाय इसमें फ़ायदा ही होगा, और इसका कोई अपोज करने वाला नहीं होगा। और नॉन रिजर्व कैटेगरी जो है वो थोड़ा सा जो है वो इसको उनके अंदर थोड़ा रेजिमेंट पैदा होगा। लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर लगातार बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर के लिए हॉस्टिलिटी कम होगी, माहौल अच्छा तैयार होगा, और प्राइवेट सेक्टर की जो है वो कंपनियों की और तेज़ी से उसमें जो है डेवलपमेंट होगा, और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन जो है वो कोई इसमें बढ़ाया नहीं जा रहा है, कम नहीं किया जा रहा है, तो बढ़ाया भी नहीं जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो नॉन रिजर्व कैटेगरी हैं, जो सो कॉल्ड सवर्ण हैं, तो उनके अंदर जो है वो इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट नहीं होगा इस चीज़ के लिए। और जो वास्ट मेजॉरिटी है जो रिजर्व कैटेगरी की, ऑफ कोर्स वो तो
इसमें हैप्पी होंगे, क्योंकि जो है वो रिजर्वेशन का एम्बिट जो है बहुत बड़ा होने चले जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो स्कीम है, ये आखिरी प्रपोजल नहीं है, इसमें और बहुत सारे सजेशन आ सकते हैं आगे। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे और नई बातें सामने आएंगी, क्योंकि मैं कोई पावर विजडम का कोई पावर हाउस होना क्लेम नहीं करता हूँ कि मेरे पास ही सब जो है वो सारे ज्ञान की खान है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने पूरा इस कार्यक्रम को देखा है और समझा है, इस पे अपने कमेंट दें, जिससे कि जो है वो हम आगे अपने इस जो एक डिस्कोर्स है इसको आगे बढ़ाएं, और जिससे कि जो है ये वाइडर डिसेमिनेशन हो और जो हमारे नीति नियंता हैं उन तक ये बात पहुँचे और उस पर ये विचार करें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई थीम और जज्बे के साथ। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल से। आखिर तक जुड़े रहने और हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू।